जय हिंद। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने सॉइल फॉर्मेशन की बातचीत शुरू कर दी थी। हमने देखा था कि सॉइल इज अ डायनेमिक मीडियम, सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डीके, सॉइल इज अ मीडियम फॉर ग्रोथ, सॉइल इज अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। इन सभी चीजों के बारे में इससे पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत शुरू कर दी थी। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। एक बात तो ये कि ये जो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है इसको पीडोजेनेसिस भी बुलाया जाता है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को पीडोजेनेसिस भी बुलाया जाता है। और ये जो सॉइल फॉर्मेशन है ये सबसे पहले डिपेंड करता है वेदरिंग के ऊपर। सॉइल फॉर्मेशन सबसे पहले डिपेंड करता है वेदरिंग के ऊपर। होता क्या है, ये जो वेदरिंग मेंटल है या फिर ये कहें कि ये जो वेदर्ड मटेरियल है, इस वेदर्ड मटेरियल की गहराई कितनी है, यही वेदर्ड मटेरियल सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन के लिए बेसिक इनपुट के तौर पे काम करता है। और इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो वेदर्ड मटेरियल है, यही वेदर्ड मटेरियल सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन के लिए बेसिक इनपुट के तौर पे काम करता है। होता क्या है, इनिशियली कोई मैसिव रॉक होती है, इनिशियली कोई पेरेंट मटेरियल होता है, और ये जो पेरेंट मटेरियल होता है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेदर होता है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। यही जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स में टूटते हैं। और यही जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इवेंचुअली यही कन्वर्ट होते हैं सॉइल में। तो सबसे पहले ये जो वेदर्ड मटेरियल होता है, ये वेदर्ड मटेरियल सॉइल फॉर्मेशन के लिए बेसिक इनपुट के तौर पर काम करता है। फिर क्या होता है, ये जो वेदर्ड मटेरियल होता है, और ये वेदर्ड मटेरियल ऑन साइट भी हो सकता है। ऑन साइट का मतलब कि जहां पे वेदरिंग हुई वहीं पे वेदर्ड मटेरियल एग्जिस्ट करता है। या फिर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स का मतलब कि वेदरिंग कहीं और हुई थी, लेकिन जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं वो इस वेदर्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पे लेकर आ गए और किसी दूसरी जगह पे लाके डिपॉजिट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स। जो भी हो, चाहे ऑन साइट वाला वेदर्ड मटेरियल हो चाहे ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट हो, ये जो वेदर्ड मटेरियल होता है इसको फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैक्टीरिया कॉलोनाइज करता है। इस पे बैक्टीरिया रहने की शुरुआत कर देता है। बैक्टीरिया के साथ साथ जो अदर इंफीरियर प्लांट बॉडीज होती हैं, जैसे मॉसेस हैं, जैसे लाइकन्स हैं, ये भी इस वेदर्ड मटेरियल को कॉलोनाइज करते हैं। बहुत सिंपल। सबसे पहले ये जो वेदर्ड मटेरियल होता है, ये वेदर्ड मटेरियल सॉइल के फॉर्मेशन के लिए बेसिक इनपुट के तौर पे काम करता है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये जो वेदर्ड मटेरियल होता है, इस वेदर्ड मटेरियल को बैक्टीरिया, अदर इंफीरियर प्लांट बॉडीज कॉलोनाइज करने की शुरुआत करते हैं। और बैक्टीरिया और अदर इंफीरियर प्लांट बॉडीज के अलावा बहुत सारे माइनर ऑर्गेनिजम्स भी इस डिपॉजिट में रहने की शुरुआत करते हैं, शेल्टर लेने की शुरुआत करते हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स का और प्लांट्स का डेड रिमेन्स हैं, वो डेड रिमेन्स डिके होंगे, डिकम्पोज होंगे। और जब डेड रिमेन्स डिके होंगे, डिकम्पोज होंगे, तो ये जो मटेरियल है इसमें ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मटेरियल है इस मटेरियल में ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होगा। और जब ह्यूमस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस मटेरियल के ऊपर छोटी मोटी घास उगने लगेगी, कुछ फर्न्स उगने लगेंगे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विंड अपने साथ में कहीं से कुछ सीड्स लेकर आ जाएगी, कुछ बर्ड्स वगैरह अपने साथ में कुछ सीड्स लेकर आ जाएंगी, और इस मटेरियल के ऊपर बुशेस उगने की शुरुआत होगी, ट्रीज के उगने की शुरुआत होगी। और जब ये ट्रीज बड़े होंगे तो इन ट्रीज की, इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो और ज्यादा मटेरियल को पेनिट्रेट करेंगी और ज्यादा मटेरियल को तोड़ेंगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ जानवर भी इस मटेरियल के ऊपर रहने की शुरुआत कर देंगे, और कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो कि बरोज बनाते होंगे। ये जो एनिमल्स हैं जो कि बरोज बनाते हैं, ये अब नए नए सरफेसेस को और ज्यादा एक्सपोज करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मास ऑफ मटेरियल है ये पोरस हो जाएगा, ये स्पंज लाइक हो जाएगा, और ये जो मटेरियल है इसमें वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी आ जाएगी। ये एयर के पैसेज को परमिट कर देगा, अलाउ कर देगा, और फाइनली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
एक मैच्योर सॉइल बन के तैयार हो जाएगी। और ये जो मैच्योर सॉइल बन के तैयार हुई, ये एक दो दिन में तैयार नहीं होती है। इसमें कई सौ से कई हजारों साल तक लग जाते हैं। लेकिन हाँ, बेसिक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। होता क्या है, सबसे पहले जो वेदर्ड मटेरियल होता है, ये वेदर्ड मटेरियल सॉइल फॉर्मेशन के लिए बेसिक इनपुट के तौर पे काम करता है। फिर यही जो वेदर्ड मटेरियल होता है, इसको कुछ बैक्टीरियाज, कुछ अदर इंफीरियर प्लांट बॉडीज और कुछ माइनर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनाइज करने की शुरुआत करते हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स होते हैं, वो मदद करते हैं ह्यूमस एक्यूमुलेशन में। और जब ह्यूमस एक्यूमुलेट हो जाता है, तो कुछ माइनर ग्रासेस, कुछ फर्न्स इस मटेरियल के ऊपर ग्रो करने की शुरुआत कर देते हैं। लेटर ऑन कुछ बुशेस, कुछ ट्रीज भी यहां पे ग्रो होने की शुरुआत कर देते हैं। फिर ये जो ट्रीज ग्रो रहे हैं, इन ट्रीज की जो रूट्स हैं, वो इस मटेरियल को फर्दर पेनिट्रेट करती हैं। कुछ जानवर जो कि वरोज बनाते हैं, वो इस मटेरियल को और ज्यादा एक्सपोज करते हैं, नए नए सर्फेसेस को एक्सपोज करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मास ऑफ मटेरियल है, ये पोरस हो जाता है। इसमें वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी आ जाती है। ये एयर के पैसेज को अलाउ कर देता है और इवेंचुअली एक मैच्योर सॉइल बन जाती है। बहुत बेसिक और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने 8th क्लास में, 9th क्लास में सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है और वहां पे ये सारी बातचीत होती है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, इसको और क्या बुलाया जाता है? इसको पीडोजेनेसिस बुलाया जाता है। फिर एक टर्म है, और वो टर्म क्या है? वो टर्म है पीडोलॉजी। और पीडोलॉजी का मतलब क्या होता है? सॉइल साइंस। पीडोलॉजी का मतलब क्या होता है? सॉइल साइंस। फिर एक और टर्म है पीडोलॉजिस्ट, और पीडोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? सॉइल साइंटिस्ट। तो दिमाग में रखना, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को क्या बुलाते हैं? पीडोजेनेसिस बुलाते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को क्या बुलाते हैं? पीडोजेनेसिस बुलाते हैं। पीडोलॉजी किसको बुलाते हैं? सॉइल साइंस को बुलाते हैं। और पीडोलॉजिस्ट किसको बुलाते हैं? सॉइल साइंटिस्ट को बुलाते हैं। बड़ी सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो, तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखो, सॉइल फॉर्मेशन के 5 बेसिक फैक्टर्स हैं। 5 बेसिक फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। कौन कौन से 5 बेसिक फैक्टर्स हैं? एक है पेरेंट मटेरियल, दूसरा है टोपोग्राफी, तीसरा है क्लाइमेट, चौथा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और पांचवा है टाइम। 5 बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से? एक है पेरेंट मटेरियल, दूसरा है टोपोग्राफी, तीसरा है क्लाइमेट, चौथा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और पांचवा है टाइम। ये 5 बेसिक फैक्टर्स हैं। इन पांचों बेसिक फैक्टर्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंट मटेरियल के बारे में। देखो, ये जो पेरेंट मटेरियल होता है, ये इन सीटू या ऑन साइट भी हो सकता है। इन सीटू या ऑन साइट का मतलब कि जहां पे वेदरिंग हुई, वहीं पे वेदर्ड मटेरियल एग्जिस्ट करता है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया है। तो ये जो पेरेंट मटेरियल है, ये इन सीटू हो सकता है। अगर इन सीटू है तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिडुअल सॉइल बोलेंगे। या ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। एक बात तो ये कि ये जो पेरेंट मटेरियल है, ये इन सीटू या ये कहें कि ऑन साइट हो सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। और ये जो सॉइल का फॉर्मेशन है, ये सॉइल का फॉर्मेशन 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है। किन 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है? एक तो टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्सचर का मतलब कि जो वेदर्ड मटेरियल है, जो डिब्रीज हैं, उनका साइज क्या है। जो डिब्रीज हैं, जो रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनका साइज क्या है। तो एक तो टेक्सचर पे डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन, दूसरा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ये जो डिब्रीज हैं, ये जो ग्रेन्स हैं,
उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वो डिब्रीज का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर भी सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है। और तीसरा, मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डिब्रीज और डिपॉजिट्स। जो रॉक डिब्रीज हैं, जो रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनका मिनरल और केमिकल कंपोजिशन क्या है। दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो ये जो पेरेंट मटेरियल है, ये पेरेंट मटेरियल इन सीटू हो सकता है या फिर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स हो सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि ये जो सॉइल फॉर्मेशन है, ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है टेक्सचर के ऊपर, टेक्सचर का मतलब साइज ऑफ द डिब्रीज। दूसरा डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर का मतलब ग्रेन्स या पार्टिकल्स ऑफ द डिब्रीज। और तीसरा डिपेंड करता है मिनरल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डिब्रीज। तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो वेदरिंग है, ये वेदरिंग सबसे पहली कंडीशन है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। वेदरिंग का नेचर क्या है, वेदरिंग किस रेट पे हो रही है, और वेदरिंग कितनी गहराई तक हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेरेंट मटेरियल्स के अंडर। अब कोई पेरेंट मटेरियल ऐसा है जिसमें बहुत स्लो रेट पे वेदरिंग हो रही है, तो वहां पर जो सॉइल फॉर्मेशन है वो भी बहुत स्लोली होगा, कई हजारों साल लगेंगे। लेकिन अगर कोई पेरेंट मटेरियल ऐसा है जहां पे वेदरिंग की रेट तेज है, जहां पे वेदरिंग ज्यादा गहराई तक हो रही है, तो वहां पे सॉइल फॉर्मेशन जल्दी हो इसके चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है कि सिमिलर बेडरॉक के ऊपर अलग अलग सॉइल फॉर्म हो गई, या ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेडरॉक सिमिलर नहीं है लेकिन जो सॉइल ऊपर फॉर्म हुई वो सेम है। हो सकता है कि पेरेंट मटेरियल पूरा ही सेम हो लेकिन इसके ऊपर सॉइल एक जगह पे एक तरीके की हो और दूसरी जगह पे दूसरे तरीके की हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बेडरॉक है, ये जो पेरेंट मटेरियल है, वो अलग अलग हो लेकिन ऊपर जो सॉइल फॉर्म हो रही है वो एकदम सेम फॉर्म हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पेरेंट मटेरियल इज नॉट ओनली द फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में पेरेंट मटेरियल के अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बेडरॉक सिमिलर हो लेकिन सॉइल अलग अलग फॉर्म हुई हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेडरॉक डिसिमिलर हो, बेडरॉक अलग हो लेकिन उसके ऊपर सिमिलर सॉइल्स फॉर्म हो गई हों। अच्छा, जब सॉइल्स बहुत ज्यादा यंग होती हैं, इमेच्योर होती हैं, मिच्योर नहीं होती हैं, तो जनरली ये देखने को मिलता है कि ऐसी इमेच्योर सॉइल्स अपने पेरेंट रॉक के साथ में स्ट्रॉन्ग लिंक्स दिखाती हैं, पेरेंट रॉक के साथ में स्ट्रॉन्ग लिंक्स दिखाती हैं। जैसे जैसे सॉइल मिच्योर होती जाती है, जैसे जैसे सॉइल प्रॉपरली डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे ये देखने को मिलता है कि पेरेंट मटेरियल के साथ में उसका इतना स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस नहीं होता है। Also, in case of some limestone areas where the weathering process are specific and peculiar, soils will show clear relation with the parent rock. Limestone वाले एरियाज में जहां पर वेदरिंग एक पर्टिकुलर टाइप से होती है, उन एरियाज में जो सॉइल फॉर्म होती है उसका बड़ा क्लोज और बड़ा क्लियर रिलेशन देखने को मिलता है विद द पेरेंट रॉक। मोटा मोटा पेरेंट मटेरियल में दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको यह याद रखना है कि पेरेंट मटेरियल जो है वो इन सीटू भी हो सकता है और वो ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। दूसरा आपको यह याद रखना है कि ये जो सॉइल फॉर्मेशन है ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ पेरेंट मटेरियल कि जो डिब्रीज हैं उन डिब्रीज का साइज क्या है, टेक्सचर क्या है। दूसरा डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, और तीसरा डिपेंड करता है रॉक डिब्रीज के मिनरल और केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। वेदरिंग किस रेट पे हो रही है, वेदरिंग का नेचर क्या है, और वेदरिंग किस डेप्थ तक हो रही है, ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, जनरली जो यंग, जो इमेच्योर सॉइल होती है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक दिखाती है अपने पेरेंट रॉक के साथ में। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टोपोग्राफी। किसी जगह की टोपोग्राफी किस तरीके की है, और ये जो टोपोग्राफी होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट को एक्सपोजर कितना है, कितनी सनलाइट किसी पेरेंट मटेरियल तक आ पा रही है, ये डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर। अब मान लो टोपोग्राफी ऐसी है कि सनलाइट बहुत ज्यादा नहीं आ रही है,
तो अलग टाइप की सॉइल फॉर्म होगी। अगर टोपोग्राफी ऐसी है कि सनलाइट डायरेक्ट आ रही है और खूब ज्यादा आ रही है तो अलग टाइप की सॉइल फॉर्म होगी। टोपोग्राफी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि सरफेस और सब सरफेस में ड्रेनेज कैसा है, एक्सपोजर टू वाटर किस तरीके का है, यह भी डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर। अगर पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो अलग टाइप की सॉइल फॉर्म होगी, और अगर पानी की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है तो अलग टाइप की सॉइल फॉर्म होगी। तो ये जो टोपोग्राफी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ कि पेरेंट मटेरियल को सनलाइट का एक्सपोजर कितना है, पेरेंट मटेरियल के लिए ड्रेनेज का एक्सपोजर किस तरीके का है, सनलाइट कितनी है, पानी कितना अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी फॉर्म होने वाली है। दूसरा, ये जो टोपोग्राफी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द सेंस कि जो सॉइल्स स्टीप स्लोप्स के ऊपर बनती हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं। हम मान लेते हैं कि कोई स्लोप इस तरीके का है, यहां पे जो सॉइल फॉर्म होगी वो ना के बराबर फॉर्म होगी, और अगर हो भी जाएगी तो बहुत ही ज्यादा थिन सॉइल फॉर्म होगी। क्यों? बिकॉज जब भी कोई पार्टिकल छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटेगा ग्रेविटी की वजह से वो पार्टिकल बहुत इजीली नीचे चला जाएगा, और सॉइल एक दिन में फॉर्म होती नहीं है। सॉइल को तो कई सौ से कई हजारों साल लगते हैं, और ये जो स्लोप है ये स्लोप ऐसा है कि कई हजारों साल तक इस फ्रेगमेंटेड मटेरियल को होल्ड कर ही नहीं सकता है। तो स्टीप स्लोप्स के ऊपर सॉइल ना के बराबर फॉर्म होती है या बहुत ही ज्यादा थिन सॉइल फॉर्म होती है। लेकिन जो फ्लैट अपलैंड एरियाज होते हैं उन फ्लैट अपलैंड एरियाज के ऊपर थिक सॉइल फॉर्म होती है, मिच्योर सॉइल तक फॉर्म हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? मान लेते हैं कि ये कोई फ्लैट लैंड है। अब इस फ्लैट लैंड के ऊपर वेदरिंग हुई भी, जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे भी, तो ये जो वेदर्ड मटेरियल है ये ट्रांसपोर्ट होके जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। एक तो ये जो फ्लैट अपलैंड है इसके ऊपर इरोजन बहुत स्लो होगा, मतलब बहुत ही हैवी विंड आ रही है या बहुत ही तेज कोई वाटर का फ्लो आ रहा है तो ही ये मटेरियल इरोड होगा, अदरवाइज इरोजन नहीं होगा। तो इरोजन बहुत स्लो होगा, इरोजन बहुत स्लो होगा तो ये जो वेदर्ड मटेरियल है इसको ज्यादा टाइम मिलेगा फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के लिए। दूसरा, जो फ्लैट अपलैंड होता है या फ्लैट एरिया होता है उसमें वाटर का पर्कुलेशन भी अच्छा होता है। स्लोप के ऊपर पानी एकदम से बह के निकल जाएगा, लेकिन फ्लैट लैंड के ऊपर पानी एकदम से बह के नहीं निकलेगा, तो वाटर का जो पर्कुलेशन होता है वो भी अच्छा होता है फ्लैट लैंड के ऊपर। अब देखो, यहां पे इरोजन भी कम है, वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर का पर्कुलेशन भी बढ़िया है, सॉइल को ज्यादा टाइम मिल रहा है फॉर्म होने के लिए, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको ज्यादा टाइम मिल रहा है और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के लिए, इवेंचुअली सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए। इनफैक्ट फ्लैट लैंड के ऊपर ज्यादा टाइम मिलेगा इस सॉइल को ह्यूमस एक्यूमुलेट करने के लिए। पत्तियां गिरेंगी, कोई डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिके होंगे, डिकम्पोज होंगे, तो ह्यूमस एक्यूमुलेट होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस फ्लैट लैंड के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ क्ले फॉर्म हो जाएगी, एक थिक लेयर ऑफ सॉइल फॉर्म हो जाएगी। तो आपको इन जनरल समझ में आना चाहिए कि जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वहां पे थिन सॉइल देखने को मिलती है या ना के बराबर सॉइल देखने को मिलती है, लेकिन जो फ्लैट लैंड्स होते हैं वहां पे थिक सॉइल फॉर्म होती है, वहां पे मिच्योर सॉइल तक के फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज यहां पे इरोजन कम होता है, यहां पे वाटर का पर्कुलेशन बढ़िया होता है, यहां पे एक इनफ टाइम पीरियड मिलता है सॉइल को फॉर्म होने के लिए। तो दूसरा, टोपोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट, और क्लाइमेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर है। टोपोग्राफी की बात करें या पेरेंट मटेरियल की बात करें तो वो बड़े ही इंपॉर्टेंट पैसिव फैक्टर्स हैं, लेकिन क्लाइमेट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर है। और वो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स जो कि सॉइल के डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है मॉइस्चर, मॉइस्चर की इंटेंसिटी क्या है, मॉइस्चर की फ्रीक्वेंसी क्या है, मॉइस्चर का ड्यूरेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन किस तरीके का हो रहा है, रेनफॉल किस तरीके की हो रही है, इवेपोरेशन की कंडीशंस क्या हैं, ह्यूमिडिटी की कंडीशंस क्या हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मॉइस्चर, और दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर सीजनल किस तरीके से वेरी करता है, ड्यूरेनल किस तरीके से वेरी करता है, टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है,
वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस सॉइल फॉर्मेशन में क्लाइमेट का। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि सॉइल के डेवलपमेंट को, जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं या इंपैक्ट करते हैं, उनमें एक है मॉइस्चर। और मॉइस्चर में हम बात करते हैं मॉइस्चर की इंटेंसिटी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में। और दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस तरीके से वेरी हो रहा है, ड्यूरेनल किस तरीके का वेरिएशन है और सीजनल किस तरीके का वेरिएशन है। वो वेरिएशन सॉइल के डेवलपमेंट को इंपैक्ट करता है। अगर बात करें सबसे पहले प्रेसिपिटेशन के बारे में, तो प्रेसिपिटेशन जो है वो सॉइल को मॉइस्चर कंटेंट देता है। ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, इसी से केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती हैं। लेकिन ये इंपैक्ट किस तरीके से करता है, देखो, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, अगर एक्सेस ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल कंपोनेंट्स। होगा क्या, इसको अपन पढ़ लेंगे, लेकिन समझो, मान लेते हैं ये हमारी सॉइल है और यहां पे खूब सारा पानी अवेलेबल है। अब खूब पानी अवेलेबल है तो होगा क्या कि ये जो पानी है वो नीचे की तरफ परकुलेट करेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, वो सॉइल में अंदर की तरफ जाएगा। और जब ये पानी सॉइल में अंदर की तरफ जाएगा तो ऊपर वाली लेयर्स में जो भी सॉइल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, जैसे सोडियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे पोटेशियम है, जो भी सॉइल कंपोनेंट्स हैं, वो सॉइल कंपोनेंट्स भी इस पानी में घुल के नीचे की तरफ चले जाएंगे। मतलब ऊपर वाली लेयर से कुछ सॉइल कंपोनेंट्स जो हैं वो पानी के साथ में नीचे वाली लेयर में चले गए। जिस लेयर से ये सॉइल कंपोनेंट्स गए वहां पे क्या बुलाया जाता है, वहां पे इल्यूविएशन बुलाया जाता है। और जहां पे जाके ये सॉइल कंपोनेंट्स डिपॉजिट होंगे वहां पे क्या बुलाया जाएगा, वहां पे इल्यूविएशन बुलाया जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि ऊपर वाली लेयर से ये जो सॉइल कंपोनेंट्स हैं ये एक्सपोर्ट हुए, इल्यूविएशन हुआ, और नीचे वाली लेयर में ये इंपोर्ट हुए और वहां पे जाके डिपॉजिट हुए, मतलब इल्यूविएशन हुआ। एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे सॉइल कंपोनेंट्स जो हैं वो पानी के साथ में घुल के डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, नीचे वाली लेयर्स में चले जाते हैं। जिस लेयर से गए वहां पे क्या बुलाया जाता है, वहां पे इल्यूविएशन, ELUVIATION बुलाया जाता है। और जहां पे जाके डिपॉजिट होंगे वहां पे इल्यूविएशन, ILLUVIATION बुलाया जाता है। और ये आमतौर पे कहां देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज में, जहां पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। ऐसे एरियाज में कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, और सिर्फ कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ही क्यों, बहुत सारा सिलिका भी जो है वो सॉइल की टॉप लेयर से रिमूव हो जाता है, वो पानी के साथ में घुल के नीचे की तरफ चला जाता है। ये जो टॉप लेयर से सिलिका का रिमूवल है, इसको क्या बुलाया जाता है, इसको डीसिलिकेशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, डीसिलिकेशन बुलाया जाता है। पानी के साथ में घुल के ये जो सिलिका टॉप लेयर से रिमूव होकर नीचे वाली लेयर्स में चला जाता है, इसी को क्या बुलाते हैं, इसी को बुलाते हैं डीसिलिकेशन। लेकिन ये सब कहां देखने को मिलेगा, ये सब वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे वाटर एक्सेस में है, जहां पे पानी ज्यादा है। हर जगह पे पानी ज्यादा नहीं होता। अब कोई ड्राई क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, इवेपोरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है, बारिश कम हो रही है, और गर्मी इतनी ज्यादा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इवेपोरेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब क्या होगा, अब वहां पे पानी की डेफिशिएंसी होगी, अब वहां पे पानी की कमी होगी। और पानी की जब कमी होगी तो क्या होगा, तो उल्टा होता है कि जो नीचे वाली लेयर्स में पानी होता है वो पानी ऊपर की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है, ऊपर की तरफ आने की शुरुआत करता है। और ये जो पानी ऊपर की तरफ आ रहा है इसको क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं कैपिलरी एक्शन। और जब ये पानी नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर्स की तरफ आएगा तो अपने साथ में खूब सारा सॉल्ट लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा, सॉल्ट लेकर आएगा। पानी ऊपर आएगा, सरफेस पे आएगा, टेम्परेचर ज्यादा है, पानी ऊपर आते ही इवेपोरेट हो जाएगा और सॉइल के ऊपर क्या रह जाएगा, सॉइल के ऊपर खूब सारा सॉल्ट रह जाएगा। ये जो सॉल्ट रह जाता है क्रस्ट के ऊपर या हमारी सॉइल के ऊपर, इसी को क्या बुलाया जाता है,
इसी को हार्ड पेन्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हार्ड पेन्स बुलाया जाता है। और ये कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है उन एरियाज में जहां पे ड्राई क्लाइमेट होता है, जहां पे टेम्परेचर हाई होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है और इवेपोरेशन ज्यादा होता है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में या ऐसे एरियाज जहां पे इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, जहां पे कभी बारिश का सीजन होता है, फिर बारिश रुक जाती है, फिर बारिश देखने को मिलती है, फिर बारिश रुक जाती है, ऐसे इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन वाले एरियाज में कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के कंकर्स देखने को मिलते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि क्लाइमेट में ये जो प्रेसिपिटेशन है ये किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन को, सॉइल के डेवलपमेंट को इंपैक्ट कर रहा है। सॉइल है लेकिन कोई ऐसा एरिया है जहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या देखने को मिलेगा? सॉइल अलग तरीके की फॉर्म हो रही है। क्यों? बिकॉज वो पानी अपने साथ में बहुत सारे सॉइल के कंपोनेंट्स को नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और जब नीचे की तरफ लेके जाएगा तो एसेंशियली जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होगी या नहीं होगी? हो रही है। सिलिका नीचे चला गया, कैल्शियम नीचे चला गया, सोडियम नीचे चला गया, मैग्नीशियम नीचे चला गया, इतने सारे सॉइल कंपोनेंट्स नीचे की तरफ चले गए, तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक बदलेगी या नहीं बदलेगी? बट ऑब्वियस बात बदलेगी। अगर वहीं पे ड्राई क्लाइमेट है तो उल्टा होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी जो है वो ऊपर की तरफ आएगा और अपने साथ में खूब सारा सॉल्ट लेकर आएगा। सॉल्ट लेकर आएगा, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट जमा रह जाएगा। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक बदली या नहीं बदली? बट ऑब्वियस बात है, बदली। और ऐसे एरियाज जहां पे इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स, कंकड़ देखने को मिलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन किस तरीके से सॉइल डेवलपमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है वो दो तरीके से एक्ट करता है। टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को। टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को। इन जनरल क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केमिकल एक्टिविटी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो जो केमिकल एक्टिविटी है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है। और जब फ्रीजिंग कंडीशंस होती हैं, बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो जाए टेम्परेचर, तो जो केमिकल एक्टिविटीज हैं वो रुक जाती हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो रुक जाती हैं। अब सोच के देखो कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो केमिकल एक्टिविटीज में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो केमिकल एक्टिविटीज भी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी स्लो डाउन हो जाती हैं। और जब फ्रीजिंग कंडीशंस होती हैं तब ये जो एक्टिविटीज हैं ये एकदम से स्टॉप हो जाती हैं। और इसीलिए जो ट्रॉपिकल सॉइल्स होती हैं जहां पे हायर टेम्परेचर्स होते हैं वहां पे सॉइल की प्रोफाइल डीप होती है। सॉइल की प्रोफाइल डीप डीप क्यों होती है? बिकॉज ट्रॉपिकल सॉइल्स में, ऐसे एरियाज में जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी तो जो सॉइल की प्रोफाइल है वो ज्यादा डीप बनेगी। लेकिन जो फ्रोजन एरियाज हैं, जैसे तुंद्रा वाले रीजन्स हैं, वहां पे सॉइल का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, सॉइल की प्रोफाइल बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है, वहां पे सॉइल में ब्रोकन मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। इन सच जनरल वे कोई बहुत अच्छी सॉइल फॉर्म नहीं होती है फ्रोजन एरियाज में, फ्रोजन रीजन्स में। रीजन क्या है? रीजन है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस तरीके से सॉइल के डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है, होपफुली आपको यह भी समझ में आया होगा। फिर अगला है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी पेरेंट मटेरियल को कैसी वेजिटेशन ने कवर किया है, किन ऑर्गेनिजम्स ने कवर किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सॉइल किस तरीके से डेवलप होगी। और इसका ज्यादा रोल है लेटर स्टेज में, बिकॉज लेटर स्टेजेस में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर कितना ऐड होगा, किस तरीके का ऐड होगा, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। जो मॉइस्चर रिटेंशन है, जो नाइट्रोजन है, वो किस तरीके से डेवलप होगी इन दी सॉइल, वो डिपेंड करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डेड प्लांट्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिके होते हैं, वो जब
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोज होते हैं तो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। डेड प्लांट्स, डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेल्प करते हैं इन प्रोवाइडिंग ह्यूमस, द फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। ह्यूमस इज बेसिकली द फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं जो कि ह्यूमिफिकेशन के दौरान फॉर्म होते हैं वो और मदद करते हैं सॉइल के कुछ मिनरल्स को डिकम्पोज करने में। अब देखो ह्यूमस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ह्यूमस फॉर्म हो रहा है और फिर बहुत सारे सॉइल में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि डिकम्पोज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमिफिकेशन। इनफैक्ट अगर बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंटेंस है तो सॉइल अलग तरीके की फॉर्म होगी। अगर बैक्टीरियल एक्टिविटी उतनी ज्यादा इंटेंस नहीं है तो अलग तरीके की सॉइल फॉर्म होगी। कोल्ड एरियाज में अलग सॉइल फॉर्म होगी और वार्म एरियाज में अलग तरीके की सॉइल फॉर्म होगी बिकॉज टेम्परेचर के साथ में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है। कोल्ड क्लाइमेट्स में क्या होगा, जो ह्यूमस का एक्यूमुलेशन है वो ज्यादा होगा बिकॉज जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। द ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन द कोल्ड क्लाइमेट्स एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। कोल्ड क्लाइमेट्स में ह्यूमस ज्यादा एक्यूमुलेट होता है बिकॉज जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होती है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अनडिकम्पोज्ड रहता है बिकॉज बैक्टीरिया की एक्टिविटी बहुत ही लो होती है। बहुत सारी लेयर्स ऑफ पीट डेवलप हो जाती हैं सब आर्कटिक और टुंड्रा क्लाइमेट्स में। बड़ा सिंपल है ना कि जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, कोल्ड एरियाज हैं, वहां पे बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो बेहद स्लो है। और अगर बैक्टीरिया की एक्टिविटी बहुत ही स्लो है तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अनडिकम्पोज्ड रहेगा और अगर ऑर्गेनिक मैटर अनडिकम्पोज्ड रहेगा तो बहुत ज्यादा ह्यूमस एक्यूमुलेट होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है एक्यूमुलेट होगा। लेकिन उल्टा देखो, ऐसे एरियाज जहां पे वार्म क्लाइमेट होता है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स, यहां पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है, वो बहुत ही ज्यादा रैपिड पेस पे होती है। और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ और बैक्टीरिया का एक्शन बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा तो जो डेड वेजिटेशन है वो बहुत रैपिडली, वो बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज होगी। और जब डेड वेजिटेशन बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज होगी तो वहां पे बहुत ही लो ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है, वार्म है, उसके ऊपर। और इस बैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि ह्यूमस का एक्यूमुलेशन कैसा होगा। कोल्ड क्लाइमेट्स में ह्यूमस एक्यूमुलेट होता है बिकॉज जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है वो बेहद स्लो होती है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरिया का एक्शन, बैक्टीरिया की एक्टिविटी बहुत ही इंटेंस होती है। डेड वेजिटेशन जो है वो रैपिडली ऑक्सीडाइज होती है और इस वजह से बहुत ही लो ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपने एक टर्म सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे सॉइल के ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और एयर से नाइट्रोजन लेने के बाद उसे ऐसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको प्लांट्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, बैक्टीरियाज और सॉइल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे केमिकल फॉर्म में जिसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बुलाया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बुलाया जाता है। Rhizobium is a type of bacteria that lives in the root nodules of leguminous plants and fixes nitrogen beneficial to the host plant। Rhizobium जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है और ये जो नाइट्रोजन है ये होस्ट प्लांट के लिए फायदेमंद होती है। बहुत सारे बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे एंड्स हैं, जैसे टर्माइट्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स हैं, जैसे रोडेंट्स हैं, ये भी सॉइल के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन हाँ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं।
तो ये जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है ये किस तरीके से इंपैक्ट करती है, ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ये किस तरीके से इंपैक्ट करती है सॉइल के डेवलपमेंट को, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और फिर जो लास्ट फैक्टर है वो है टाइम। टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। देखो, जितना ज्यादा टाइम होगा, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा, उतना मिच्योर सॉइल फॉर्म होगी। लेंथ ऑफ द टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं वो कितना बेहतर तरीके से सॉइल को फॉर्म कर पा रही हैं, कितना बेहतर तरीके की सॉइल प्रोफाइल डेवलप कर पा रही हैं। मिच्योर सॉइल फॉर्म होने के लिए एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड चाहिए, कई हजारों साल चाहिए एक मिच्योर सॉइल को फॉर्म होने के लिए। जो रीसेंट सॉइल होती है, जैसे रिसेंटली कोई एल्यूवियम डिपॉजिट किया गया या फिर रिसेंटली कोई ग्लेशियर टिल्स हैं जिनको डिपॉजिट किया गया, वो यंग होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, उनमें सॉइल की जो प्रोफाइल होती है वो बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाई होती है। एक मिच्योर सॉइल को फॉर्म होने के लिए एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड चाहिए, और जितना ज्यादा टाइम मिलेगा किसी सॉइल को फॉर्म होने के लिए उतना ज्यादा वो सॉइल बेहतर होगी, उतना ज्यादा वो सॉइल मिच्योर होगी। लेकिन एग्जैक्टली किसी सॉइल को फॉर्म होने के लिए कितना टाइम चाहिए उसको हम नहीं बता सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि टाइम इकलौता फैक्टर नहीं है, और भी 4 फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं कि सॉइल किस तरीके की फॉर्म होगी। तो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन हाँ, एक जनरल रूल के तौर पर ये बोल सकते हैं कि जितना लॉन्ग टाइम मिलेगा उतना मिच्योर सॉइल होगी, उतना बेहतर होगी उस सॉइल की प्रोफाइल। जो रीसेंट सॉइल्स होती हैं वो यंग होती हैं, वो इमेच्योर होती हैं, उनकी प्रोफाइल, उनके हॉराइजंस उतना बेहतर तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। और इसके साथ ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की बातचीत खत्म हो गई। देखो, मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि ये जो सॉइल फॉर्मेशन है इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि स्पेसिफाई की गई हैं, उनको भी दिमाग में रखना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।